चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं BNS 2023 का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्राइवेट प्रतिरक्षा। ये जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है ये अध्याय 3 के सामान्य अपवाद का एक टॉपिक है। BNS 2023 में तीसरा अध्याय है सामान्य अपवाद, यानी कि कौन कौन से सामान्य अपवाद हैं, और उन्हीं सामान्य अपवादों में एक छोटा सा टॉपिक है प्राइवेट प्रतिरक्षा, सेल्फ डिफेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। पहले जानेंगे कि इसका क्या, क्यों इसको रखा गया है, क्या इसका कारण है प्राइवेट प्रतिरक्षा को इसमें रखने का, क्या इसका फायदा है, क्या इसका नुकसान है। देखिए, सामान्य तौर पे जब हम देखते हैं तो BNS अपराधों को बताती है कि अपराध क्या होंगे, कौन सा कार्य अपराध की श्रेणी में आएगा और कौन सा कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये काम है BNS का। BNS हमको बताता है कि क्या हमारे द्वारा किया गया कार्य अपराध है या नहीं है। तो जहां पूरे BNS में अपराधों को बताया गया है, वहीं एक तरफ BNS ने यह भी बताया है कि कौन से ऐसे कार्य होंगे जिनको हम अपराध नहीं मानेंगे। तो ऐसे जो भी कार्य हैं जिनको BNS में अपराध नहीं माना गया है उनको सामान्य अपवाद के अंतर्गत रखा गया है। सामान्य अपवाद मतलब होता है कोई आपवादिक चीज। तो यहाँ पर अपराधों से जो अपवाद मिला हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, अध्याय 3 में। तो अध्याय 3 जो दे रखा है आपका, वो सेक्शन 14 से लेकर के और सेक्शन 44 तक है। पूरा अध्याय है सेक्शन 14 से और सेक्शन 44 तक, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग सेक्शन 14 से लेकर के और सेक्शन 33 तक है, और दूसरा भाग सेक्शन 33 से लेकर के सेक्शन 44 तक है। ठीक, सॉरी 34 तक। तो पहला भाग जो है सामान्य अपवाद, जो कि 14 से 33 तक, और दूसरा भाग प्राइवेट प्रतिरक्षा जो कि 34 से 44 तक। 11 सेक्शन है टोटल प्राइवेट प्रतिरक्षा में। आज हम पूरा सामान्य अपवाद नहीं पढ़ेंगे, आज हम केवल इसका छोटा सा टॉपिक प्राइवेट प्रतिरक्षा वाला पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा पोर्शन है, इसको 2 भागों में करना ठीक रहेगा, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज हम समझेंगे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या होती है, किसको हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं। सेल्फ डिफेंस का क्या मतलब है, सेल्फ डिफेंस का टॉपिक यहाँ पे क्यों रखा गया है और क्या इसके फायदे हैं। तो हिंदी में इसका नाम है प्राइवेट प्रतिरक्षा। देखो, नाम से कुछ पता चल रहा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा, और प्राइवेट का उल्टा जब हम पढ़ेंगे तो सरकारी भी होगा। भाई, जब प्राइवेट है तो सरकारी भी होना चाहिए। तो जब यहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा हमको बता दी गई है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा हर व्यक्ति को राइट मिला हुआ है, तो क्या सरकारी प्रतिरक्षा का भी राइट मिला हुआ है या नहीं है, क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हम आपको सामान्य तौर पे यूज करने के लिए नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग हम उस समय आपसे करने को कहेंगे जब आपके पास सरकारी प्रतिरक्षा उपलब्ध ना हो। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि जब आपके पास सरकारी प्रतिरक्षा उपलब्ध ना हो। कौन से सेक्शन में बताया गया है, इसका सेक्शन है सेक्शन 37। ध्यान रखना, सेक्शन 37। सेक्शन 37 में बताया गया है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको नहीं मिला हुआ है। इसी में इसका क्लॉज है एक, उस क्लॉज में बताया गया है कि सरकारी प्रतिरक्षा भी होती है। थोड़ा सा मैं इस क्लॉज के बारे में अभी बता रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को खतरे की आशंका है और उसके पास इतना समय है कि वो पुलिस को बुला ले या अन्य किसी लोक अधिकारी को बुला ले,
तो पहले उसको पुलिस को बुलाना चाहिए, लोक अधिकारी को बुलाना चाहिए, ना कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसको मिल जाएगा। मतलब अगर आपको सरकारी सहायता मिलने का समय है, सरकारी सहायता लेने का समय है, तो आप प्राइवेट अपनी सहायता नहीं लोगे। बड़ी अजीब बात है कि सबसे पहले हमारी सेफ्टी के लिए सरकार आएगी, और अगर सरकार हमारी सेफ्टी नहीं कर पा रही है, सरकार हमारी सेफ्टी के लिए समय नहीं है सरकार के पास पर्याप्त, तो उस समय हम अपनी प्रतिरक्षा अपने आप कर सकते हैं। यही इस पोर्शन में बताया गया है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में यही बताया गया, और इसी थीम पे पूरा प्राइवेट प्रतिरक्षा का टॉपिक चलता है। अगर आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप सरकारी सहायता ले सकते हो, तो आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक, तो प्रतिरक्षा दो प्रकार की हो गई, एक सरकारी और एक प्राइवेट। प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज़ कब किया जाएगा? जब हमें सरकारी प्रतिरक्षा प्राप्त ना हो सके तब, अन्यथा नहीं। ठीक ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैंने बताया कि हम पढ़ेंगे आज 34 से 44, ठीक है, 34 से 44 प्राइवेट प्रतिरक्षा का ही पोर्शन पढ़ेंगे। सामान्य अपवाद का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और वो थोड़ा बड़ा है, समझने में ज़्यादा समय लगेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो शुरू होता है हमारा सेक्शन 34 से। सेक्शन 34 से आज का टॉपिक शुरू होता है, और सेक्शन 34 से 44 तक एक एक सेक्शन देखेंगे। क्या सेक्शन के फायदे हैं, क्या सेक्शन के नुकसान हैं, और क्या सेक्शन कह रहा है। पहला सेक्शन हमारा कह रहा है प्राइवेट डिफेंस का कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग में की जाए। यहाँ पर कोई बात से कोई कार्य का मतलब है। ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं होगा, ऐसा कोई कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग में किया जाए। भाई हमें कोई मारने आया और हमें लगा कि ये हमें मार देगा पक्का, अगर इसने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम या तो जख्मी हो जाएंगे बुरी तरह, और या मर जाएंगे। ये जैसे ही मुझे आशंका पैदा हुई वैसे ही हमने उसके ऊपर वार कर दिया, और जैसे ही हमने उसके ऊपर वार किया व्यक्ति मर गया। व्हाट इज दिस? क्या है? यही सेल्फ डिफेंस है, इसी को हम प्राइवेट प्रतिरक्षा कहते हैं। यही प्राइवेट प्रतिरक्षा है। तो ऐसा कोई भी कार्य जो प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि अपनी प्रतिरक्षा या किसी और व्यक्ति की प्रतिरक्षा में ये भी समझ लो कि जरूरी नहीं है कि अपने शरीर की ही प्रतिरक्षा करो, किसी और के शरीर की प्रतिरक्षा भी कर सकते हो आप इसमें। अभी हम इसमें पढ़ेंगे आगे सेक्शन में कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, मतलब कितनी चीज़ों की प्रतिरक्षा की जा सकती है। तो देखो, शरीर की प्रतिरक्षा हो सकती है, संपत्ति की प्रतिरक्षा हो सकती है, चाहे अपनी संपत्ति हो चाहे पड़ोसी की संपत्ति हो, चाहे अपनी चाहे किसी अन्य व्यक्ति की। चाहे अपने शरीर की प्रतिरक्षा करो आप, और चाहे किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करो। आपके सामने कोई किसी को पीट रहा है, आपके सामने कोई किसी व्यक्ति को चोटिल कर रहा है, आपके सामने किसी व्यक्ति को कोई मारने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी डिफेंस कर सकते हो। ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। आपके सामने किसी की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, किसी की संपत्ति को कोई चोरी कर रहा है, कोई लूट रहा है, आप उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज उस समय कर सकते हो। तो 34 कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग में किया जाए अपराध नहीं है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सेक्शन 34 खत्म। पहले हम इसको कैटेगराइज कर लेंगे, बांट लेंगे पूरे चैप्टर को, उसके बाद आगे पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, जो मैंने बताया कि प्राइवेट डिफेंस का जो टॉपिक है वो सेक्शन 34 से 44 तक दे रखा है। अब हम देखेंगे 34 से 37 तक, यानी कि 34, 35, 36, 37 चार सेक्शन सामान्य वाले पोर्शन में आएंगे। यानी कि जो चार सेक्शन है वो सामान्य चीज़ बताते हैं कि क्या होगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा किसको कहेंगे। उसके बाद बचे हैं सेक्शन 38 से और 44 तक। 38 से 44 तक जो सेक्शन है वो दो भागों में बटे हैं। पहला भाग शरीर की प्रतिरक्षा
और संपत्ति की प्रतिरक्षा। सेक्शन 34, 35, 36, 37 ये सामान्य चीज बताते हैं प्रतिरक्षा के बारे में, प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में। और जो 38, 39, 40, 41, 42, 43 ये बताते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा शरीर की कैसे होगी और संपत्ति की कैसे होगी। क्लियर। इसके बाद अब हम देखेंगे सेक्शन 34 बता रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की गई है। समझ लिया मैंने। अब इसका एक अपवाद है, इसका अपवाद है सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहता है कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। अभी सेक्शन 34 कह रहा था कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की गई हो, लेकिन अब ये कह रहा है कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा हम कर ही नहीं सकते, यानी कि हमने प्राइवेट प्रतिरक्षा की तो अपराध हो जाएगा। कौन से वो जगह हैं, कौन से आधार हैं? तो इन्होंने जो सेक्शन 37 है, धारा 37 में इन्होंने कहा है कि अगर कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और अपने कर्तव्य के पालन में कोई काम कर रहा है, लेकिन वो किसी को मारना नहीं चाहता है और ना घोर उपपत्ति करना चाहता है और वो कार्य कर रहा है अपने पद के निर्वहन में, तो उसके विरुद्ध आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे कोई पुलिस वाला आया और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको छुड़वाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। या तो लोक अधिकारी खुद उस कर्तव्य का पालन कर रहा है और या उस कर्तव्य का पालन किसी अन्य व्यक्ति से करवा रहा है, तो आप इस स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। ये सेक्शन 37 कहता है। ठीक, सेक्शन 37 में यही बात डिफाइन है। अब इसके बाद देखते हैं ये बात, सेकंड वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि जिस समय लोक सहायता प्राप्त करने का समय ना हो, जिस समय लोक सहायता प्राप्त करने का समय ना हो, उसी समय प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। अगर आपके पास समय है पुलिस बुलाने का या किसी और अधिकारी को इन्फॉर्म करने का, तो पहले आप उसे इन्फॉर्म करिए, उसके बाद आप खुद से हाथ पांव चलाइए। ऐसा नहीं है कि पहले से हाथ पे फटफटाने लगे और लाठी भाला कंचा वो सब तैयार करके रख लिए। ऐसा नहीं है। पहले पुलिस को फ़ोन करो, किसी अन्य अधिकारी को फ़ोन करो, और अगर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस का प्रयोग आप कर सकते हो। ये हो गया 34 और 37। इसके बाद आता है सेक्शन 35। सेक्शन 35 बताता है कि कितने प्रकार से हम प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं। तो देखिए, पहली जो प्राइवेट प्रतिरक्षा होगी वो होगी शरीर की, चाहे अपना शरीर हो चाहे दूसरे का शरीर हो। तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति पिट रहा है, बहुत मार रहा है, उसको चोटिल कर रहा है, उसको मारने की कोशिश की जा रही है, तुम उसको बचा सकते हो। ये अधिकार आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का है। और अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है तब भी आप खुद को बचा सकते हो, यानी कि खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को, दोनों को बचाने के लिए आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हो। दूसरा, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है आपके सामने, तो आप उस संपत्ति को बचाने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकते हो, अपराध नहीं होगा। ये कहता है सेक्शन 35। 34 क्या कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई हो। 37 कहता है कि कुछ जगह प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज नहीं होगा। कौन सी जगह है? अगर कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। ठीक, 35 में बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा किसकी होगी? शरीर की, अपना हो या अन्य का हो, संपत्ति, चाहे अपनी संपत्ति हो चाहे अन्य की संपत्ति हो। इसके बाद आता है सेक्शन 36। सेक्शन 36 कहता है कि देखो, अगर कोई पागल है, कोई बच्चा है
या कोई नशेड़ी है, ये अगर आपके ऊपर हमला कर रहे हैं या ये अगर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इनसे कैसे प्राइवेट प्रतिरक्षा करोगे? अब इन्हें मारोगे तो समाज कहेगा ये पागल को मार रहे हो, नशेड़ी को मार रहे हो, बच्चे को मार रहे हो। तो क्या इनसे प्राइवेट प्रतिरक्षा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? या ऐसा तो नहीं कि बालक आग लगा रहा है तो लगाने दो, या नशेड़ी कोई गलत काम कर रहा है तो करने दो, पागल कोई काम कर रहा है करने दो, ऐसा नहीं है। पागल, नशेड़ी और बालक, इनसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उतना ही है जितना एक आम व्यक्ति से होता है, जितना एक सामान्य व्यक्ति से होता है उतना ही इनसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको है। अगर कोई पागल आपको डंडे से पीटने आता है तो आप उसका बचाव उसी तरह करोगे जैसे कोई सामान्य व्यक्ति आपको पीटने आ रहा हो, उसी तरह आप बचाव करोगे। ये है सेक्शन 36। इसके बाद अब आते हैं सेक्शन 37 मैंने पढ़ा दिया, अब आते हैं सेक्शन 38। सेक्शन 38 क्या है? देखिए इसी के बीच में केस समझ लेते हैं। केस है लक्ष्मण साहू वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। लक्ष्मण साहू वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस है 1988 का। इस केस में कहा गया था कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, इस अधिकार का प्रयोग वहीं किया जाएगा जहां खतरा अपने आप आया है। अगर आपने खतरा मोल लिया है तो वहां पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग आप नहीं कर सकते। आपने पहले किसी को गाली दी, फिर वो आपको मारने आया, फिर आपने उसको बचाव किया, ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तो इसमें कहा गया था कि खतरा जब खुद आए तभी उसको बचाव किया जाएगा, ये प्राइवेट प्रतिरक्षा है। लेकिन अगर आपने खतरा मोल लिया है, उसका बचाव करने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। लक्ष्मण साहू वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस है 1988 का, याद रखना। अब देखते हैं सेक्शन 38 से। दोनों पार्ट में, एक पार्ट में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा है, दूसरे पार्ट में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा है। दोनों के सेक्शन हम एक साथ पढ़ लेंगे, इक्विवेलेंट। तो देखिए जो 38 है वो कहता है कि कब शरीर की प्रतिरक्षा करते समय हम किसी को मार सकते हैं जान से। सेक्शन 38 बताता है कि हम किसी व्यक्ति को जान से भी मार सकते हैं। कब? शरीर की प्रतिरक्षा करते समय। और सेक्शन 41 बताता है कि हम संपत्ति की प्रतिरक्षा करते समय किसी व्यक्ति को जान से मार सकते हैं। दोनों को समझ लो। सेक्शन 38 कहता है कि शरीर की प्रतिरक्षा करते समय कब आदमी को जान से मार सकते हैं, और सेक्शन 41 कहता है कि कब संपत्ति की प्रतिरक्षा करते समय हम व्यक्ति को जान से मार सकते हैं। दोनों में जान से मारा जा रहा है, लेकिन एक में शरीर की प्रतिरक्षा करने में और दूसरे में संपत्ति की प्रतिरक्षा करने में। ऐसे ही सेक्शन 39 कहता है कि कब मृत्यु से भिन्न अपहानि कर सकते हैं, यानी कि जान से नहीं मारेंगे, जान से नहीं मारेंगे, लेकिन हम मारेंगे उसको, प्रतिरक्षा करेंगे। ऐसे ही 42 कहता है कि कब मृत्यु से भिन्न अपहानि के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा, यानी कि जान से नहीं मारेंगे हम, लेकिन प्रतिरक्षा करेंगे। दोनों बराबर है, इधर शरीर का, इधर संपत्ति का। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कब शुरू होगा और कब तक बना रहेगा। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 43 में कहता है कि कब प्रारंभ होगा, कब तक बना रहेगा। तो दोनों तरफ जो सेक्शन है, हाँ, तो देखो सेक्शन 38 कहता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते समय हम किसी व्यक्ति को जान से कब मार सकते हैं। तो इसमें 7 ग्राउंड दे रखे हैं, समझ लेते हैं एक एक करके। पहला ग्राउंड है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा हमला करने की युक्तियुक्त आशंका है, उसको आशंका है कि मेरे ऊपर हमला होगा और उस हमले से मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर किसी व्यक्ति को ये आशंका है कि हमले से मेरी मृत्यु हो सकती है, तो उस हमलावर को वो जान से मार सकता है। पहला ग्राउंड ये। दूसरा ग्राउंड क्या है? अगर उस व्यक्ति को आशंका है कि इस हमले से मुझे बहुत गंभीर चोट आ सकती है, तब भी वो हमलावर को जान से मार सकता है। दूसरा, अगर किसी महिला को
ये आशंका है कि ये व्यक्ति मेरा रेप कर देगा पक्का, तो वो व्यक्ति उसको जान से मार सकती है, महिला उसको जान से मार सकती है, हमलावर को। तीसरा है, आप किसी महिला के साथ ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो प्रकृति के विरुद्ध है, तो उस कंडीशन में भी वो महिला या कोई स्त्री उस हमलावर को जान से मार सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को आप सदोष अवरोध या सदोष परिरोध कर रहे हो, मतलब उसको एक जगह बांध रहे हो, डिटेन कर रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, तब भी उसको जान से मारने की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार मिल जाएगा। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को किडनैप कर रहे हो, ऑब्जेक्ट कर रहे हो, यानी कि किडनैप करके ले जा रहे हो, ऑब्जेक्ट करके ले जा रहे हो, तब भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। किसका? मृत्यु तक। लास्ट वाला है एसिड अटैक। अगर किसी व्यक्ति पर एसिड अटैक होने की संभावना है, आशंका है उसको कि मेरे ऊपर एसिड फेंक देगा, एसिड बोले तो तेजाब, अम्ल, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी आशंका है कि मेरे ऊपर तेजाब फेंक देगा, तो ऐसी दशा में वो व्यक्ति हमलावर को जान से मार सकता है। ठीक है, ये है सेक्शन 38। अब देख लेते हैं इसके बराबर सेक्शन 41 क्या है। 38 शरीर से संबंधित, 41 संपत्ति से संबंधित। संपत्ति की सुरक्षा में या प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब हम किसी को जान से मार सकते हैं? देखिए, अगर किसी संपत्ति को कोई लूट रहा है, अगर किसी संपत्ति को कोई लूट रहा है तो हम उसको जान से मार सकते हैं। उसके बाद सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्य निकलने से पहले और सूर्य ढलने के बाद, अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस रहा है, गृह भेदन किसी के घर में घुस रहा है, तब भी उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है, यानी कि उसको जान से मारा जा सकता है। उसके बाद रिष्टि माने होता है नुकसान। ऐसा कोई नुकसान किसी संपत्ति में कर रहे हो, मानव आवास में कर रहे हो, मानव आवास में सब कुछ आ जाएगा, तंबू, किसी का घर, मकान, झोपड़ी, मानव आवास, जहाँ कोई मानव रह रहा है, उस मानव आवास को अगर नष्ट कर रहे हो, रिष्टि कर रहे हो, आग लगा रहे हो, उसमें बम फेंक रहे हो, गोला फेंक रहे हो, नुकसान कर रहे हो, तो भी उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो ये संपत्ति से संबंधित है 41। ठीक है, कि पहला लूट, दूसरा सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले किसी के घर में घुसना, फिर किसी मानव आवास की रिष्टि, नुकसान करना, या किसी के घर में घुसना और घर में जिसके घुस रहा है उसको ये लग रहा है कि अगर ये घुस गया घर में तो ये हमें या तो चोट पहुंचाएगा या मारेगा, जान से मार देगा, तो उस दशा में भी वो व्यक्ति उस हमलावर की या गृह अत्याचार करने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं 39 में है कि हम जान से तो नहीं मार सकते, लेकिन हम उसको चोट पहुंचा सकते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में हम व्यक्ति को मार नहीं सकते लेकिन चोट पहुंचा सकते हैं? कौन सी कंडीशन है? तो इसमें लिखा है कि धारा 38 वाली कंडीशन को छोड़ करके, धारा 38 वाली कंडीशन को छोड़ करके अगर कोई कंडीशन उत्पन्न हो रही है तो हम उसको जान से नहीं मारेंगे, लेकिन मारेंगे। इधर 42 में कह रहा है कि अगर कोई संपत्ति को 41 वाला नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, यानी लूट नहीं रहा है, या सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले घर में नहीं घुस रहा है और कुछ नुकसान कर रहा है, 41 वाले ग्राउंड नहीं है, और 41 वाले ग्राउंड के अलावा अगर कोई ग्राउंड पे संपत्ति का नुकसान हो रहा है तो उसको जान से नहीं मारेंगे, लेकिन उसको चोट पहुंचाएंगे, रोकेंगे, प्रतिरक्षा करेंगे, संपत्ति को बचाएंगे। ऐसे इधर है 40 कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब से शुरू होता है और कब तक बना रहता है। तो इसमें एक लाइन याद रखना कि जब मन में ये आशंका, युक्त आशंका उत्पन्न हो जाए कि हमारा नुकसान होगा, हमें क्षति होगी, तब से प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू होगा,
और जब तक क्षति की आशंका बनी रहती है तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहेगा। इधर 43 में है, शरीर वाला 40 में है और प्रॉपर्टी वाला 43 में है। 43 में भी यही लाइन लिखी है कि प्रारंभ कब से होता है और अंत कब होता है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है, कब अंत होता है? जब से हमारे मन में ये डर हो जाए कि ये व्यक्ति हमको नुकसान पहुंचाएगा, उसी पल से हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मतलब मिल जाता है। कब तक बना रहता है? जब तक हमारे मन में ये दुविधा रहे, ये आशंका रहे कि हमें नुकसान पहुंचेगा, हमें नुकसान हो सकता है, तब तक हमारे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग हम कर सकते हैं, बना रहता है। इसके बाद आता है लास्ट सेक्शन जो है 44, ये बिल्कुल अलग है। सेक्शन 44 बिल्कुल अलग है। क्या है सेक्शन 44? सेक्शन 44 ये है कि कोई खतरा, हमें पता है कि कोई खतरा है और उस खतरे से बचाव अगर करेंगे तो किसी थर्ड पर्सन की जान जा सकती है, ये हमें खूब पता है, और उस खतरे से बचाव करना भी जरूरी है। तो उस दशा में अगर कोई कार्य किया गया और उस कार्य से किसी की जान चली गई, किसी को नुकसान हुआ थर्ड पर्सन को, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। जैसे इसमें एक उदाहरण है, मैं बताता हूँ। एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है। का पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है, पर वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक के रूप में नहीं कर सकता, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं की अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यानी कि का एक व्यक्ति है और उसके ऊपर एक भीड़ ने आक्रमण कर दिया है। अब का अगर उस भीड़ पे गोली चलाता है तो उस भीड़ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो बच्चे हो सकता मारे जाएं या किसी बच्चे को नुकसान पहुंचे, लेकिन अगर वो गोली नहीं चलाता है तो भीड़ उसको पकड़ के मार देगी। ये है सेक्शन 44 कि अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि जोखिम तो है, मुझे खतरा है, लेकिन इस खतरे से बचाव करेंगे तो कोई निर्दोष मारा जाएगा, और ऐसी दशा में बचाव करते समय अगर कोई निर्दोष मारा जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये सेक्शन 44 है। तो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का जो टॉपिक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। बड़ा छोटा सा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन लगभग हर जुडिशियल पेपर में आते हैं, जुडिशियल एग्जाम्स में आते हैं पेपर में, और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, 11 सेक्शन है। कैटेगरी बना के अगर पढ़ोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सामान्य अपवाद क्या है। सामान्य अपवाद यानी कि जनरल एक्सेप्शन का जो पोर्शन है उसको देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। तब तक इसको रिवाइज करो और पढ़िए।